सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, उस वीडियो का जो शीर्षक है वह एक बहुत पुरानी कहावत के ऊपर आधारित है, जो शायद सभी भारतवासियों ने कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी। जी हां, एक हांडी में दो पेट। जी हां दोस्तों, एक हांडी में दो पेट आखिर कोई कैसे कर सकता है? दोस्तों, मैं पहले, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो मैं एक हांडी में दो पेट का थोड़ा सा साधारण और सरल तरीके से अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों, हांडी से मतलब हंडिया, पतीला, कढ़ाई, उसमें पेट का जो मतलब है, हांडी, हंडिया, पतीला या कढ़ाई में जहां पर भी कोई भी खाना बनाया पकाया जाता है, उसको पेट की संज्ञा दी गई है, कि उसको पेट बताया गया है। और ये जो कहावत बनाई है कि एक हांडी में दो पेट नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि एक हांडी में एक दफा में आप लोग एक ही खाना या कुछ भी ऐसी खाने लायक वस्तु बना सकते हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, एक वक्त में एक हांडी, एक हंडिया, एक पतीले, एक कढ़ाई में दो खाद्य सामग्री नहीं बनाई जा सकती। मगर दोस्तों, बनाई भी जा सकती है यदि आप लोग उसमें जुगाड़ कर लें, क्योंकि जुगाड़ से सब संभव है, सब पॉसिबल है। जुगाड़ द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, तो आखिर आज का जो मेरा यह वीडियो है कि एक हांडी में दो पेट, और जिसका मैंने सरल भाव, सरल स्वभाव से, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, मगर फिर भी मैंने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है। अब आज के मेरे इस वीडियो का शीर्षक यह क्या है और क्यों है कि एक हांडी में दो पेट। दोस्तों, मैं इसका आप लोगों के साथ सरल स्वभाव और सटीकता से उदाहरण पेश करूं, इसका विश्लेषण रखूं, उससे पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, एक हांडी में दो पेट, मैं इस पर आप लोगों के साथ वीडियो शुरू करता हूं। मैंने जो आज एक हांडी में दो पेट का विश्लेषण कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं उस पर कर रहा हूं कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसी खबर मिली है कि जिसे पढ़कर, अपनी आंखों से देखकर मैं हैरान हूं। वो तो शुक्र है कि आज हमारे देश में भी सोशल मीडिया का जमाना है, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं YouTube को देता हूं कि YouTube के माध्यम से आज हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो शायद हमें कभी नहीं मिलती, क्या पता भी नहीं लगती। जी हां, तो एक खुलासे में मुझे पता लगा है कि हमारे देश भारत में एक बहुत बड़ा संगठन चलता है, RSS, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो एक बहुत पुराना संगठन है और जिसके बारे में ब्राह्मणवाद, यानी कि जितनी भी अगड़ी जातियां हैं, वह RSS को एक महान संगठन बताते हैं कि RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन है
जो जब जब भी देश पर विपदा आई आरएसएस सबसे आगे खड़ा पाया गया। जी हाँ, तो दोस्तों आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे जो खुलासा हुआ है उसको देखकर और पढ़कर जो मैं हैरान हुआ वह क्या था, वह था कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असंवैधानिक संस्था है। यानी कि आरएसएस का कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जबकि दोस्तों हमारे देश भारत में आप लोग यदि कोई एनजीओ, कोई संस्था, यहां तक कि आप गली मोहल्ले की मोहल्ला सुधार समिति भी बनाते हैं तो उसका आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वरना अगर आपने बगैर रजिस्ट्रेशन कराए हुए किसी एनजीओ, किसी संस्थान या किसी मोहल्ला सुधार समिति के किसी भी कार्य को कराने के लिए किसी भी संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर उससे मीटिंग की कार्रवाई के लिए समय मांगते हैं तो वह संस्था आप लोगों को यह कहकर मना कर देगी कि आपकी एनजीओ, आपकी संस्था, आपकी मोहल्ला सुधार समिति अनऑथराइज है क्योंकि यह रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम आपको मीटिंग, बात करने, वार्ता करने का समय नहीं दे सकते। जी हाँ, मगर हमारे देश में एक सबसे पुराना संगठन आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह आज तक बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। एक खुलासे में मैंने यह भी पढ़ा है कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन संस्था का, संगठन का इसलिए नहीं कराता है कि आरएसएस अपने सभी संस्था के मुद्दे, मामले, आय व्यय का विवरण किसी को नहीं देना चाहता है। जी हां, इतना बड़ा एक वाक्य जो मुझे पता लगा है दोस्तों, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया पर कि आरएसएस ने दिल्ली के अंदर एक भव्य अपना ऑफिस कार्यालय बनाया है। जी हां, मैं उसका भी जिक्र कर दूं। आरएसएस का नया आलीशान मुख्यालय जो 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 300 से ज्यादा कमरे हैं, 12 मंजिल के 3 टावर हैं, 200 कारों की पार्किंग और जिम भी आरएसएस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में यह सुविधाओं से लैस है। अब मामला यहां उठता है कि एक अपंजीकृत संस्था के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से। और जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि आरएसएस के लिए एक धारणा है कि जब जब भी देश के ऊपर संकट आया, आरएसएस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और अपना योगदान देता है। मगर मैंने तो ना देखी है ना सुनी है कि जैसे प्रयागराज महाकुंभ में इतना भारी मेला चल रहा है जिसमें भगदड़ में कई श्रद्धालु अपनी जान भी गंवा रहे हैं, टेंटों में आग भी लग रही है। मैंने ना तो देखा और ना सुना और ना ही कहीं पढ़ा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता प्रयागराज महाकुंभ में जाकर मेले की व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। अब इसी तरह से जैसे आरएसएस एक अपंजीकृत यानी कि जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वह संस्था है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी किसी भी सामाजिक संस्था या किसी भी ऑफिस कार्यालय में, यहां तक कि मोहल्ला सुधार समिति में भी यदि आपकी संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वेलफेयर एसोसिएशन आपको मिलने से मना कर देगा, आपको मीटिंग का समय नहीं देगा। और यदि किसी सरकारी विभाग, डिपार्टमेंट, प्रशासन में कोई यूनियन, कोई संगठन, कोई एनजीओ अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं और चुनाव द्वारा भी चुनकर आ जाते हैं अपने डिपार्टमेंट, ऑफिस, कार्यालय, एनजीओ या मोहल्ला सुधार समिति के द्वारा, तो भी हमारे देश में
उस संस्था, उस एनजीओ, उस मोहल्ला सुधार समिति या उस सरकारी या अर्ध सरकारी रजिस्टर संस्था के अध्यक्ष या महासचिव अपने संस्था के नाम से एक ऑफिस, मात्र एक रूम का, एक कमरे का ऑफिस और एक लैंडलाइन फोन के लिए अप्लाई करते हैं, मगर जल्दी से उन लोगों को एक कमरे का रूम, कार्यालय के रूम में और एक लैंडलाइन टेलीफोन की सुविधा इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। जी हाँ, मगर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश भारत में सबसे बड़ी संस्था के रूप में स्थापित है। और अब तो सरकार ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को Z+ या पता नहीं कौन सी प्लस सिक्योरिटी है, जिसमें लगभग 70 से 90 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उनके साथ रहते हैं। उनको सरकारी सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं या दे दी गई हैं। क्षमा चाहूंगा दोस्तों। तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं कि जब किसी छोटी मोटी संस्था, एनजीओ, मोहल्ला सुधार समिति या सरकारी या अर्ध सरकारी यूनियंस जो अपने कर्मचारियों के वेल विशेष के लिए अपने संगठन, अपनी यूनियंस को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, पंजीकृत करा लेते हैं, वह अपने एक रूम और एक लैंडलाइन फोन के लिए लंबा लंबा संघर्ष करते हैं, जब कहीं जाकर मिलता, अन्यथा मिलता भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक अपंजीकृत जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस संस्था को आखिर इतना महत्व, इतना मान सम्मान और इतना खर्चा आखिर सरकार क्यों कर रही है? यह है मेरा आज का वीडियो। यदि दोस्तों आप भी मेरी विचार और विचारधारा से सहमत है और आप लोगों को भी यह लगता है कि हाँ, कहीं एक और तो जो पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड संस्थाएं, यूनियंस, मोहल्ला सुधार समिति या एनजीओ वह एक कमरे और एक लैंडलाइन फोन के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं दूसरी ओर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सरकार के द्वारा इतनी सुविधाएं मुहैया क्यों कराई जा रही हैं? तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें ताकि देश के हर नागरिक के फोन में यह वीडियो होना चाहिए और वह देखे कि एक हांडी में दो पेट का मतलब यह होता है। इसे कहते हैं एक हांडी और दो पेट। तो दोस्तों, अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।